चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं पांचवा चैप्टर जो है हमारा वो है समांतर श्रेणी। तो हम समांतर श्रेणी पढ़ना शुरू करेंगे। पहले समांतर श्रेणी अगर हम बात करें तो समांतर श्रेणियाँ अगर हम बात करें तो बेसिकली मेरा जो ये पर्पस होता है कि मैं अंग्रेज़ी में पढ़ाऊँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ इश्यूज़ रहते हैं अंग्रेज़ी में पढ़ते हुए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में पढ़ाते हुए चलूँ। ये समांतर श्रेणियाँ यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसा लिखा जाता है। एपी को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले अगर हम जानें कि एपी क्या होता है तो एपी को बुक्स में A1, A2, A3, A4 सो ऑन AN के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें T1, T2, T3 सो ऑन TN तक रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें N जो है वो पदों की संख्या है। N है वो पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम इसके आगे बात करें ना तो हम एक चीज़ और समझाते हुए चले आपको। एपी जो होता है वो अगर बेसिक तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो ये एक ना नंबरों की श्रृंखला होती है, नंबरों की एक सीरीज होती है जो एक समान अंतर को क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है 4 4 4 4 सो ऑन। अगर आप ये देखो तो इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक दूसरे में से अगर पहले वाले को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो अंतर बचता है वो 0 बचता है। मतलब ये समान अंतर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें एपी की तो एपी के लिए अगर हम बात करते हैं तो एपी को रिप्रेजेंट A1, A2, A3 सो ऑन AN पदों तक के लिए किया जाता है, जिसमें A1 जो है वो उसका प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, जिसको हम मैथमेटिकल टर्म में A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें A2 की तो ये A2 A प्लस D के बराबर होता है, जहाँ पे D जो है वो डिफरेंस है। D क्या है? डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस यानी अंतर। इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो डी को सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर इसलिए क्योंकि ये प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो है वो सेम है। फिर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास अगला टर्म आएगा A3 जो A प्लस 2D के बराबर आएगा। अगर हम A4 निकालने की कोशिश करें तो A प्लस 3D के बराबर होगा। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक पद की बात करें तो जैसे यहाँ पे अगर थर्ड पद है तो यहाँ पे 2D है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 3D है। मतलब ये हम फॉलो कर पा रहे हैं कि ये जो an है, मतलब यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स रखा जाए, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, मैं पहले लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या रखा जाए तो an जो है वो फॉलो करता है a प्लस n-1 इंटू डी के रूल को। मतलब अगर हम यहाँ पे संख्या रखते हैं 4 तो यहाँ पे 4 में से एक कम करके रखना पड़ेगा हमें, जो भी संख्या आएगी, जैसे 3 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 1 यानी कि 6। ये हमारा क्या है, एपी के कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इसका एक और तरीके का फॉर्मूला हो सकता है जिसको मैं आपको अभी समझाता हूँ। आप ये देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं A2 की तो ये A2 लिखते हैं हम A प्लस डी। अगर हम A3 की बात करें तो हम लिखते हैं A प्लस 2D। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम अगर A2 की जगह पे A प्लस डी लिखते हैं, ठीक है, तो हम A3 की जगह पे A2 प्लस डी ही लिखते हैं। ठीक है, अगर हम A2 प्लस डी लिखते हैं अर्थात अगर हम A2 की वैल्यू रखें तो A प्लस डी और उसमें फिर डी जो टर्म है वो जोड़ते हैं तो क्या बनता है, A प्लस 2 दफ़ा हमने लिख दिया डी, ये टर्म है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है। अगर हम यहाँ पे A6 लिखते हैं इसका मतलब हुआ कि A5 यानी 5वां पद, उसमें हमने जोड़ा है डी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें आगे तो A प्लस 4D प्लस डी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो A प्लस 5D का बनता है। और हम ये जानते हैं कि अगर हम डायरेक्टली A6 की फॉर्मूला लिखें तो A प्लस 5D ही होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर हम an का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो A प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, जिसमें n जो है वो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ठीक है, a जो है वो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा।
डी जो है वो डिफरेंस होगा, यानी सार्व अंतर होगा। छोटी छोटे वर्ड्स जो है ना, छोटे छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, उनको ना आप अगर अंग्रेज़ी में लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आने वाले टाइम में आपको अंग्रेज़ी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी एजुकेशन में, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।